एक दिन एक बूढ़ा भिखारी हमारे घर के कुत्ते कालू के साथ पानी के लिए झगड़ रहा था। मुझे उस पर दया आ गई तो मैंने उसे एक कटोरा पानी दे दिया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पानी पीने के बाद उसका चेहरा अचानक काला पड़ जाएगा। वह गंभीर नजरों से हमारे कुत्ते को घूरने लगा। वह बोला, बहन जी, ये कुत्ता अब साधारण नहीं रहा, ये आत्मा बन सकता है, इसे जल्दी मार दो। ऐसा लगा जैसे कालू उसकी बात समझ गया हो। वह भी सीधा उसकी तरफ घूरने लगा। भिखारी ने पूछा, ये कुत्ता कितने साल का है? मैंने कहा, लगभग 10 साल। वह बोला, जो कुत्ते ज्यादा साल जीते हैं वो एक समय के बाद आत्मा बन जाते हैं। अगर तुम अपने परिवार की भलाई चाहती हो तो इसे जल्दी मार दो, नहीं तो ये धीरे धीरे तुम्हारी जीवन शक्ति छीन लेगा, तब बहुत देर हो जाएगी। मेरी दादी गुस्से में बोली, पानी पी लिया तो अब निकल जा, ऐसी अपशकुन की बातें मत कर। मैंने चैन की सांस ली। कालू बचपन से मेरे साथ था, हमेशा मेरे साथ रहा था। मैं उसे मारने की सोच भी नहीं सकता था। भिखारी भी चुप हो गया, पानी पीकर चला गया। रात को मैं भी कस्बे से वापस आया। मेरी दादी ने ये सारी बात दादाजी को बताई। दादाजी मेरी दादी जैसे नरम दिल नहीं थे। वो पहले बहुत सख्त जिंदगी जी चुके थे। जवान उम्र में तो जिंदा रहने के लिए सड़ा हुआ मांस भी खा लिया करते थे। उन्होंने कहा, पुराने कुत्तों के आत्मा बनने की बात सच भी हो सकती है, कल ही इसे मार देते हैं, वैसे भी कुत्ते का मांस अच्छा बनेगा। मैं तुरंत बोला, नहीं, मैं कालू को मरने नहीं दूंगा। मैंने कहा, मुझे लगता है वो भिखारी झूठ बोल रहा था, वो हमें डराकर कुछ हासिल करना चाहता होगा। दादाजी ने मेरी तरफ देखा। वो मुझे बहुत प्यार करते थे, भले ही सख्त थे। आखिर बोले, ठीक है, रहने दो, एक बूढ़ा कुत्ता ही तो है, कोई काम का भी नहीं। मैं खुशी से बोला, वाह, धन्यवाद दादाजी। मैं उन्हें गले लगाने ही वाला था, लेकिन वो पूरे दिन का सफर करके आए थे। उनके शरीर से पसीने की तेज बदबू आ रही थी, जिससे मैं पास नहीं जा पाया। उसी समय कालू जैसे उस गंध के प्रति बहुत संवेदनशील हो गया। वह अचानक दादाजी पर जोर जोर से भौंकने लगा। दादाजी गुस्से में चिल्लाए, नालायक, अभी छोड़ रहा हूँ तुझे, अगर एक बार और भौंका तो तुरंत पकाकर खा जाऊंगा। दादाजी की डांट सुनकर कालू तुरंत डर गया। उसने पूंछ दबाई और धीरे धीरे जाकर छिप गया। तभी बाहर से सरसराते कदमों की आवाज आई। मैंने कहा, क्या कालू बाहर किसी पर भौंक रहा है? दादी बोली, हाँ, शायद। इतनी रात को कौन बाहर घूम रहा है? पता नहीं, आधी रात। दादाजी के खर्राटे पूरे घर में गूंज रहे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तभी बाहर से टप 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 की आवाज आई। ये आवाज मुझे बहुत जानी पहचानी लगी। ये कालू के चलने की आवाज थी, लेकिन आमतौर पर दादाजी उसे कमरे में आने नहीं देते थे। आज उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई? तभी खिड़की के बाहर एक परछाई गुजरी। मैं डर के मारे चिल्लाया, दादाजी, दादी, जल्दी उठो, घर में चोर घुस आया है। मैंने खिड़की की तरफ इशारा किया। दादाजी ने मेरी बात सुनी। उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने लोहे का फावड़ा उठाया और बाहर चले गए। घर में सिर्फ मैं और दादी रह गए। वो मेरे पीठ पर हाथ फेरते हुए मुझे शांत करने लगी। कुछ नहीं होगा बेटा, तेरे दादाजी जवान दिनों में फौज में थे, एक चोर से निपटना उनके लिए कुछ भी नहीं है। कुछ देर बाद दादाजी वापस आए। उन्होंने फावड़ा नीचे रखा और मुझसे पूछा, अरे बेटा, तूने सच में किसी को देखा था? मैं बोला, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो खिड़की के पास से गुजरा। दादाजी बोले, बाहर कोई नहीं था, शायद तुझे भ्रम हुआ होगा, अगर सच में कोई होता तो कालू भौंकता ना। मैं जवाब देना चाहता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था। सच में कोई अंदर आया था तो कालू ने भौंका क्यों नहीं? क्या सच में मैंने गलत देखा? दादाजी बोले, अच्छा ही है, अगर कोई नहीं था, अब देर हो गई है, सो जाओ। पता नहीं कितना समय बीत गया। मैं और दादी फिर से सो गए, लेकिन मेरे मन में बेचैनी थी, नींद नहीं आ रही थी। अचानक मैंने देखा कालू दरवाजे पर खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा था, उसकी आंखें चमक रही थी। वह बहुत डरावना लग रहा था। मुझे अचानक उस भिखारी की बात याद आ गई और मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला। ये वही कालू है जो सालों से मेरे साथ है, मैं इससे कैसे डर सकता हूँ? मैंने कहा, कालू, तू अंदर कैसे आ गया? दादाजी डांटेंगे, जल्दी बाहर जा। मैंने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। मुझे डर था कि अगर दादाजी जाग गए और उसे अंदर देख लिया तो सच में उसे मार देंगे। मैंने उसे समझाया, देख, आजकल ठीक से रहना, दादा दादी को गुस्सा मत दिलाना, समझा? कालू बहुत समझदार था। उसने भौं करके सिर हिलाया, जैसे वो मेरी बात समझ गया हो। ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं मुड़ा, मैं जम गया। चांदनी में जमीन पर दो परछाइयां दिख रही थी, एक मेरी और दूसरी कालू की। मैंने धीरे से ऊपर देखा। कालू अपना मुंह खोले मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके होंठ अजीब तरीके से कांप रहे थे। मैं डर के मारे पीछे हटा और भागकर कमरे में घुस गया। दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उस रात मैं पूरी रात नहीं सो पाया। अगली सुबह दादी ने मुझे आवाज दी, बेटा जा, कालू को खाना दे आ। लेकिन मैं दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। दादी बोली, अरे हावरन, तू तो रोज इसे खुद खिलाने के लिए लड़ता था, आज क्या हो गया? मैं काफी देर तक हकलाता रहा, कोई बहाना ही नहीं सूझा। आखिर मैंने सोचा, दिन का समय है, कुछ नहीं होगा। मैं कुत्ते का बर्तन उठाकर बाहर चला गया। कालू, खाना खा ले। मैंने बर्तन जमीन पर रखा और पैर से थोड़ा उसकी तरफ सरका दिया। कुछ देर बाद कालू धीरे धीरे बाहर आया और बड़े मजे से खाना खाने लगा। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बाहर गया और मेरा चेहरा तुरंत उतर गया। तू फिर आ गया? वही बूढ़ा भिखारी दरवाजे के पास खड़ा था, गर्दन लंबी करके अंदर झांक रहा था। वह बोला, बहन जी, पहचानती हो मुझे? फिर से पानी मांगने आया हूँ। इस पूरे गाँव में सिर्फ आप ही हैं जो मुझे पानी देती है, आप बहुत दयालु हैं। उसकी बात सुनकर दादी को फिर उस पर दया आ गई। वो अंदर गई और एक कटोरा पानी लाकर उसे दे दिया। भिखारी ने पानी पिया और फिर आंगन में खाना खाते कालू की तरफ देखने लगा। फिर उसने जेब से एक त्रिकोण वाला ताबीज निकाला। वह बोला, मुझे पता है आप दयालु हैं, कुत्ते को मारना नहीं चाहती, ये एक रक्षा ताबीज है, इसे तकिए के नीचे रख देना, ये आपके पूरे परिवार की रक्षा करेगा। दादी बोली, ये क्या है? भिखारी बोला, ले लीजिए, मैं आपका बुरा नहीं चाहता। दादी कुछ देर हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उन्होंने ताबीज ले लिया। उसी समय कालू भिखारी को घूर रहा था, जैसे अगली ही पल उस पर झपट पड़ेगा। दादी ने काफी सोचने के बाद ताबीज को जाकर तकिए के नीचे रख दिया। मैंने पूछा, दादी, क्या आपको सच में उस भिखारी की बातों
बातों पर भरोसा है? दादी बोली, तुझे डर है कि मैं कालू को मार दूंगी? तू चिंता मत कर, हम कालू को नहीं मारेंगे। मैंने पूछा, तो फिर उसका दिया हुआ ताबीज क्यों लिया? दादी बोली, बिना पैसे के मिला है, रख लेने में क्या जाता है। मैं बोला, मुझे वो भिखारी सही नहीं लगता, हर बार कालू उसे देखकर गुस्सा हो जाता है, कहीं वो बुरा आदमी हुआ तो? दादी बोली, अगर वो बुरा होता तो हमें क्यों नुकसान पहुंचाता, हमने तो उसे पानी दिया है। इतना कहकर दादी रसोई में चली गई। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। दादी ने जल्दी ही खाना बना लिया, लेकिन हम दोनों इंतजार करते रहे। दादाजी घर नहीं लौटे। जैसे ही दादी उन्हें ढूंढने बाहर जाने वाली थी, तभी दो आदमी दादाजी को उठाकर घर लाए। दादी घबरा गई, क्या हुआ इन्हें? उनमें से एक आदमी बोला, हमें तो ये नाले में गिरे हुए मिले, शायद पैर फिसल गया होगा। दादाजी गुस्से में बोले, बकवास, मुझे किसी ने धक्का दिया था। दूसरा आदमी बोला, जो भी हो, पहले इन्हें कस्बे के अस्पताल ले चलो। करीब आधे घंटे बाद दादाजी को गाड़ी में बैठाकर कस्बे के अस्पताल ले जाया गया। उस रात आधी रात को अचानक दरवाजे पर खरोंचने की आवाज आने लगी। मैं डर कर बोला, दादी ये कैसी आवाज है? दादी धीरे से बोली, चुप रह, शायद पहाड़ से कोई जंगली जानवर नीचे आ गया है, हम बाहर नहीं जाएंगे। सुबह होने तक दादी ने दरवाजा नहीं खोला। जैसे ही हल्की रोशनी हुई, दादी बाहर गईं और दरवाजे के सामने खड़ी रह गईं। उनका चेहरा डर से भर गया था। मैंने भी देखा और मेरे होश उड़ गए। हमारे दरवाजे पर चारों तरफ नाखूनों के गहरे गहरे निशान बने हुए थे। दादी बोली, हावरन तू घर में रह, मैं गाँव के प्रधान को बुलाकर लाती हूँ, उन्हें ज्यादा अनुभव है, शायद वो पहचान ले ये किस जानवर के निशान है। इतना कहकर वो अकेली निकल गई। मैं घर में अकेला था, मुझे बहुत डर लग रहा था। तभी कालू मेरे पास आया। मेरा मन बहलाने के लिए वो इंसानों की तरह दो पैरों पर चलने लगा। बहुत अजीब और डरावना लग रहा था। उसी समय दादी वापस आई, लेकिन उनके साथ गांव का प्रधान नहीं था, बल्कि वही बूढ़ा भिखारी था। मैंने हैरानी से पूछा, दादी आप तो प्रधान को बुलाने गई थी? दादी बोली, वो घर पर नहीं थे, रास्ते में ये भिखारी मिल गया, इसने कहा कि ये जानता है। लेकिन जब दादी ये बोल रही थी, उनका चेहरा अजीब लग रहा था, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। भिखारी दरवाजे के निशान देखकर बोला, ये सब कुत्ते के बनाए हुए निशान है। जब कुत्ता आत्मा बनने वाला होता है तो वो इंसानों की तरह चलने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसे ठीक से चलना नहीं आता। वह आगे बोला, तुम्हारा कुत्ता अब ज्यादा समय नहीं लेगा, वो सच में आत्मा बनने वाला है। फिर उसने दादाजी के बारे में कहा, तुम्हारे पति का गिरना कोई हादसा नहीं था, तुम्हारे कुत्ते ने उनकी जीवन शक्ति खींच ली है, इसीलिए वो इतने बदकिस्मत हो गए। अगर ऐसा चलता रहा तो तुम्हारा पूरा परिवार खतरे में पड़ जाएगा। दादी बोली, हावरन अगर ऐसा है तो। उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन मैं समझ गया। वो पूछना चाहती थी, क्या कालू को मार देना चाहिए? मैं बोला, दादी आपने कहा था कि हम कालू को नहीं मारेंगे। भिखारी बोला, मैंने जो कहना था कह दिया, अब फैसला तुम्हारा है। यह कहकर वह जाने लगा। तभी दादाजी भी वापस आ गए और उनकी मुलाकात दरवाजे पर भिखारी से हो गई। इसके बाद दादी अंदर जाकर दादाजी से धीरे धीरे बात करने लगी। मैं बाहर कालू के पास बैठा रहा। मुझे डर था कि कहीं दादी अचानक आकर उसे मारने का फैसला न कर ले। और तभी जब मैं सबसे ज्यादा डरा हुआ था, अचानक कहीं से एक टूटी फूटी आवाज आई, मत मारो। मैंने नीचे देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कालू इंसानों की तरह बोलने की कोशिश कर रहा था। दादी बोली, क्यों ना हम कालू को मार ही दें, मुझे वो कुत्ता कुछ अजीब लग रहा है। वो भिखारी भी कह रहा था कि कालू अब आत्मा बनने वाला है। दादाजी तुरंत बोले, पागल मत बनो। दादी बोली, क्यों? पहले तो तुम ही कह रहे थे मारने को, और हमारे घर में हाल ही में सच में बुरा ही हो रहा है। दादाजी गहरी आवाज में बोले, उस भिखारी को मैं पहचानता हूँ। दादी चौंक गई, तुम उसे जानते हो? दादाजी बोले, हाँ, जवान था तब, गलती से मैंने उसके बाप को मार दिया था। दादी घबरा गई। क्या? दादाजी धीरे धीरे बताने लगे, उस वक्त अकाल पड़ा था, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, सब पेड़ों की छाल तक खा रहे थे। मैं तो मरने का इंतजार कर रहा था। तभी मुझे पास की एक गुफा में एक मरा हुआ खरगोश मिला। वो सड़ने लगा था, लेकिन उस समय खाने को कुछ भी मिल जाए वही बहुत था। मैं उसे घर ले जाकर सब में बांटने वाला था, लेकिन रास्ते में मुझे उस भिखारी का बाप मिल गया। उसने मेरा गला पकड़ लिया। वो खरगोश छीनना चाहता था। मजबूरी में मैंने एक पत्थर उठाया और उसके सिर पर जोर से मार दिया। बाद में इसे आत्मरक्षा माना गया। मुझे सजा नहीं हुई। दादी बोली, तो गलती तुम्हारी नहीं थी? दादाजी बोले, हाँ, वो मुझे मारना चाहता था, मुझे पछतावा नहीं है, लेकिन बाद में पता चला कि उसका परिवार था, बीवी बच्चे थे। मैंने कई बार उनकी मदद भी की, लेकिन वो बच्चा जब भी मुझे देखता था ऐसे घूरता था जैसे मुझे जिंदा नोच खाएगा। इतने साल बाद भी वो नफरत भरी नजर मैं भूल नहीं सकता। वो भिखारी वही बच्चा है, मैं पहचानने में गलती नहीं कर सकता। दादी बोली, लेकिन वो कालू के पीछे क्यों पड़ा है? वो तो बस एक कुत्ता है। दादाजी बोले, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसी समय दरवाजे के बाहर एक सूखी खुरदुरी हथेली दिखाई दी। भिखारी की आवाज आई, अरे छोटे, इधर आओ। असल में वो भिखारी गया नहीं था। जब उसने देखा कि दादा दादी अंदर चले गए हैं तो वो वापस आ गया। मैं बोला, फिर पानी मांगने आया है? दादा दादी घर पर नहीं है, बाद में आना। वह बोला, नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए। तू रोज उस कुत्ते के साथ रहता है, क्या तुझे उसमें कुछ अजीब नहीं लगा? मुझे पिछली रात की बात याद आ गई। मेरा चेहरा अचानक सख्त हो गया। भिखारी ने मेरा चेहरा देखा और जैसे उसे सब समझ आ गया। वह बोला, एक कुत्ते के लिए अपने दादा दादी की जान मत खतरे में डाल, मेरी बात मान, ये ले। उसने मुझे एक गोली दी, इसे कुत्ते को खिला देना, फिर वो अपनी असली शक्ल में आ जाएगा। मैं बोला, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? वह बोला, मत मान, लेकिन क्या तू अपने दादा दादी की जान दांव पर लगाएगा? और ये गोली खाने से कुत्ता मरेगा भी नहीं। तभी अंदर से दादाजी की आवाज आई, हावरन किससे बात कर रहा है? भिखारी जल्दी से बोला, याद रखना, इसे कुत्ते को जरूर खिलाना। और वह भाग गया। मैं अंदर गया और बोला, दादाजी वो भिखारी फिर आया था, लेकिन जैसे ही उसने आपकी आवाज सुनी वो भाग गया। दादाजी बोले, आगे से उसे देखना भी मत, उससे दूर रहना। मैंने हिम्मत करके कहा, दादाजी कल रात कालू ने बात की थी। दादाजी चौंक गए। क्या कहा? मैं बोला, उसने कहा हमें उसे मत मारो। दादाजी बोले, बेटा मैं जानता हूँ तू कालू को बचाना चाहता है, लेकिन ऐसे झूठ मत बोल। मैं बोला, मैं
सच कह रहा हूँ। और उस भिखारी ने मुझे ये गोली भी दी है। उसने कहा कुत्ते को खिलाओगे तो वो असली रूप में आ जाएगा। दादाजी सोच में पड़ गए, कुछ तो गड़बड़ है। वो भिखारी बार बार कुत्ते के पीछे क्यों पड़ा है? अगर कालू सच में हमें नुकसान पहुंचा रहा होता तो वो हमें बचाने की कोशिश क्यों करता? दादी बोली तो कम से कम इसे बांध तो देते हैं। एक कुत्ता इंसानों की तरह बोलने लगे, ये बहुत डरावना है। दादाजी के पास कोई बेहतर तरीका नहीं था। उन्होंने कालू को रस्सी से बांध दिया। आधी रात मुझे पेशाब लगी। मैं नींद में ही उठकर बाहर जाने लगा। तभी दीवार के पास कुछ आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, एक काली परछाई दीवार पर चढ़ रही थी। धीरे धीरे हमारे आंगन में घुसने की कोशिश कर रही थी। मैं पहचान गया, वो वही भिखारी था। कालू तुरंत जोर जोर से भौंकने लगा। मैं चिल्लाया, दादाजी वो भिखारी दीवार फांद कर अंदर आ रहा है। दादी ने तुरंत दादाजी को सहारा दिया और दोनों जल्दी जल्दी आंगन में पहुंचे। उसी समय भिखारी दीवार कूद कर अंदर आ गया। दादाजी गुस्से में बोले, अरे आधी रात को दीवार फांद कर घर में घुस रहा है, तुझे पता है ये जुर्म है। भिखारी की आंखें लाल थीं। वह चीखा, जब तूने मेरे बाप का सिर पत्थर से फोड़ा था तब वो जुर्म नहीं था। आज मैं तुझे उसके पास भेज कर रहूंगा। दादी चिल्लाई, तू अपने बाप से क्यों नहीं पूछता? उसने क्या गंदे काम किए थे? सबसे पहले उसी ने लोगों को नुकसान पहुंचाया था। भिखारी पागलों की तरह चिल्लाया, अगर मेरा बाप जिंदा होता तो मुझे भी अच्छी जिंदगी मिलती। दादाजी गुस्से में बोले, तेरा बाप खुद खराब इंसान था। अकाल के समय उसने न जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाया और तू भी कुछ अलग नहीं है। तेरे अंदर भी उसी का गंदा खून दौड़ रहा है। दादाजी की ये बातें सुनकर भिखारी पूरी तरह भड़क गया। वह पागलों की तरह दौड़ा और सीधे दादाजी पर टूट पड़ा। उसने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और उनके घायल हिस्से पर ही हमला करने लगा। दादी ने ये देखा तो तुरंत बेलन उठाया और भिखारी के सिर पर मारने लगी, लेकिन वो डर गई थी। उन्होंने जोर से नहीं मारा जिससे भिखारी बेहोश नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा गुस्से में आ गया। भिखारी ने दादी के हाथ से बेलन छीन लिया और उन्हें ही मारने लगा। मैं घबरा गया और दौड़कर उसके हाथ को काट लिया। भिखारी चिल्लाया, साला तेरी वजह से ही सब हो रहा है। अगर वो काला कुत्ता पहले ही मर गया होता तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। दादाजी चिल्लाए, तो सच यही है, तू कुत्ते को मरवाना चाहता था? भिखारी बोला, हाँ, तुम्हारा कुत्ता सच में अलग है। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा, लेकिन वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि वो तुम्हारी रक्षा कर रहा था। मैं पहले तुम्हारे घर चोरी करने आया था, लेकिन हर बार उस कुत्ते ने मुझे भगा दिया। इसलिए मैंने चाल चली ताकि तुम खुद ही उसे मार दो, लेकिन जब तुमने नहीं मारा तो मुझे खुद ही सब करना पड़ा। मैंने ही तुझे नाले में धक्का दिया था और अगर तुम सब खत्म हो जाते तो इस घर में मुझे रोकने वाला कोई नहीं बचता। इतना कहते ही थोड़ी दूर बंधा हुआ कालू उछलकर उनकी तरफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन रस्सी उसके गले में कस गई। भिखारी हंसते हुए बोला, और हाँ, ये अब आत्मा भी नहीं बन सकता उस ताबीज की वजह से। दादी ये सुनकर चौंक गई। उन्हें याद आया, वही ताबीज जो भिखारी ने दिया था। दादी बोली, अगर मारना है तो मुझे मार, वो अभी बच्चा है। भिखारी बोला, बच्चा बच्चा कुछ नहीं होता, आज सब मरेंगे, तुम भी और वो कुत्ता भी। यह कहते हुए उसने बेलन उठाया और दादी के सिर पर मारने के लिए झपटा। तभी दादाजी दर्द सहते हुए उठे और जोर से उसे धक्का देकर गिरा दिया। भाग, जल्दी भाग। मैं भागने ही वाला था, तभी भिखारी उठ गया। उसने मुझे जोर से लात मारी और एक डंडे से मारकर मुझे बेहोश कर दिया। दादाजी जमीन पर गिर चुके थे और बेहोश हो गए। दादी को लगा कि दादाजी मर गए। वो पूरी ताकत से भिखारी से लड़ने लगी। उसी वक्त जब भिखारी दादी पर हमला करने वाला था, कालू ने पूरी ताकत से रस्सी तोड़ दी। वह बिजली की तरह दौड़ा और भिखारी के हाथ को जोर से काट लिया। भिखारी दर्द से चीख उठा। उसके हाथ से डंडा गिर गया। वह गुस्से में कालू को मारने लगा, लेकिन कालू ने छोड़ना नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा था। चोट लगने के बाद भी उसने पकड़ नहीं छोड़ी। दादी चिल्लाई, हावरन, मैं इसे रोकती हूँ, तू भागकर लोगों को बुला। मैं बोला, नहीं, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। दादी चिल्लाई, भाग, अगर तू नहीं गया तो हम सब मर जाएंगे। मैं तुरंत भागा और गांव की तरफ दौड़ पड़ा। उधर भिखारी कालू से छूट नहीं पा रहा था। वह घबरा गया, अब बदला भी नहीं ले पाया और एक कुत्ता उसे रोक कर खड़ा था। गुस्से में उसने सारा जोर कालू पर निकालना शुरू कर दिया। डंडे से बार बार उसके सिर पर मारने लगा। उधर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। कुछ ही देर में गांव वाले हथियार, दरांती, फावड़ा, लाठी लेकर हमारे घर की तरफ दौड़े। एक ताकतवर आदमी सबसे आगे था। उसने कुल्हाड़ी से भिखारी की पीठ पर जोर से वार किया। जब सबको लगा कि खतरा खत्म हो गया, तभी जमीन पर पड़ा भिखारी फिर उठ गया। उसने बेलन उठाया और पागलों की तरह चिल्लाया, सब तेरी वजह से हुआ। वह मेरी तरफ दौड़ा। उसी समय एक काली परछाई तेजी से मेरे सामने आई और उसने वार अपने ऊपर ले लिया। वो कालू था। गांव वाले तुरंत संभल गए। उन्होंने भिखारी को पकड़ लिया। दादी दौड़कर मेरे पास आई। हावरन, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मैं बोला, मैं ठीक हूँ, लेकिन कालू मुझे बचाते बचाते बेहोश हो गया था। मैं रोते हुए बोला, दादी वो मर तो नहीं जाएगा ना? दादी बोली, कुछ नहीं होगा, हम उसे अस्पताल ले जाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। एक आदमी बोला, मैं दादाजी और कालू को अस्पताल ले जाता हूँ, फिर पुलिस को बुलाकर इसे पकड़वाते हैं। भिखारी रोते हुए हमसे माफी मांगने लगा, छोड़ने की भीख मांगने लगा। गाँव वाले बोले, अब तुझे छोड़ेंगे, जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। भिखारी को पकड़कर ले जाया गया। घर में घुसकर हत्या करने की कोशिश के जुर्म में उसे आखिरकार फांसी की सजा सुनाई गई और दादाजी और कालू दोनों को समय पर अस्पताल ले जाने की वजह से उनकी जान बच गई। कुछ दिनों बाद दादाजी और कालू दोनों अस्पताल से ठीक होकर घर वापस आ गए। रसोई से खाने की खुशबू आने लगी। दादी ने बहुत सारा खाना बना लिया था। आज खाने की मेज बिल्कुल त्योहार जैसी भरी हुई थी। कालू भी कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने भी हमारी तरह एक कटोरा रखा था। उसके कटोरे में तरह तरह के स्वादिष्ट मांस भरे हुए थे। हमने इशारा किया और कालू ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। वो तेजी से पूरा कटोरा साफ करने लगा। मैं उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अच्छा हुआ मैंने उस दिन सही फैसला लिया।
वरना आज हमारा पूरा परिवार खत्म हो चुका होता।